Okay, good morning, students. Today we are going to do our chapter planning, which is the fourth chapter. Now, ये planning होता क्या है? Planning को हम introduction से समझेंगे. Okay. Now, all organization, whether it is the government, a private, or a small businessman, require planning to turn their dreams in increase sale, earning high profit, and getting success in the business. All businessmen have to think about future, making predictions, and achieve targets. To decide what to do, how to do, when to do, they do planning. Now, this प्लानिंग इज नथिंग. ये प्लानिंग क्या है? ये बताता हमको कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू. मतलब क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है. बिकॉज ये प्लानिंग जो है ये फ्यूचर ओरिएंटेड है. आप डिसीजन एक तरह से ये मान लीजिए कि प्लानिंग करते हैं हम फ्यूचर में. आज आप जिस पोजीशन में हो, आप फ्यूचर में कहाँ बनना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो. तो दिस प्लानिंग वर्क जस्ट लाइक अ ब्रिज. एक ब्रिज की तरह काम करती है. मान लो आप एक कॉर्नर पे खड़े हो, आप दूसरे कॉर्नर पे जाना चाहते हो, उस ब्रिज से होते हुए आपको जाना पड़ेगा. वो ब्रिज ही है प्लानिंग. ओके. जैसे कि अगर नॉर्मल बात की जाए तो जैसे कि एक स्टूडेंट है, अब वो चाहता है कि मैं टॉपर बनूं. तो उस टॉपर बनने के लिए उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग को सक्सेसफुली अचीव भी करना पड़ेगा. जो भी वो प्लानिंग में अपने टारगेट सेट करता है उनको अचीव करना पड़ेगा. तो जो टारगेट्स हम सेट करते हैं उसको अचीव करते हैं, बट उसके लिए एक प्लान बना के चलना पड़ता है. कुछ प्रोसीजर रहेगा जो आप फॉलो करोगे. तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है प्लानिंग के अंदर. अब यहाँ पे कोई भी बिजनेस की बात की जाए तो बगैर प्लानिंग के सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता. अगर आप प्लानिंग अच्छी करोगे तो बेहतर होता है कि मतलब हमारी कंपनियां सक्सेस की तरफ पहुंच जाती हैं. क्योंकि वहां पर क्योंकि एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि आप अभी कर रहे हो. फ्यूचर में जो भी एक्टिविटीज आप करने वाले हो उसको आप आज डिसाइड कर रहे हो. ओके. और उसको कागज पे लिख लेते हैं कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं इतने टाइम में, और इतने टाइम में जो टारगेट है मेरा वो अचीव हो जाना चाहिए. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ प्लानिंग. नाउ, मीनिंग ऑफ द प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या है? इट इज थिंकिंग इन एडवांस. जैसा कि मैंने बोला पहले आप सोच रहे हो क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा. ये सब चीजें. ओके. व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय whom it is to be done. Okay. In simple word we can say planning bridges the gap between when we are standing today, when we want to reach. सपोज आपको यहाँ पर आज आपकी कंपनी कोई नई नई कंपनी है, मार्केट लीडर तो है नहीं, तो आप तो यहाँ स्टैंड करोगे. अब आपको यहाँ तक पहुँचने में, इस जगह तक पहुँचने में आपको कई साल लग जाएंगे. ठीक है. पर ये साल जो रहेंगे आपको, मान लीजिए आपने टारगेट सेट कर लिया कि 5 साल में, 5 ईयर्स में आपको ये टारगेट अचीव करना है 5 ईयर्स के अंदर. तो आप हर साल के लिए कुछ प्लानिंग करोगे. 1 2 3 4 5 5 ईयर्स यू विल बी डूइंग प्लानिंग फॉर एवरी ईयर. और उसको अचीव भी करना पड़ेगा. तभी आप 5 साल बाद कहाँ पहुंचोगे, जो सपना आप देख रहे हो जहाँ पे पहुंचने का, आप वहां पर पहुंच पाओगे. अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे. ओके. नाउ, प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो. ठीक है. डिसाइडिंग इन एडवांस the appropriate course of action to achieve these objectives. So we can also define planning as a setting of objective and targets for formulating an action plans to achieve them. तो सबसे पहले यहाँ तक क्या बोल रहा है वो, कि सबसे पहले प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्टिव यानी कि टारगेट सेट करते हो. और फिर आप क्या करते हो उसके बाद में, वो जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया, अपना जो टारगेट सेट किया, आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हो कुछ एक्शन प्लान्स बना के, कि हम किस तरह से उसको अचीव करेंगे. जैसे कि हम कुछ अपने मेथड्स, प्रोसीजर्स, ये सब लेकर चलते हैं. कुछ पॉलिसीज रहती हैं जिसको लेकर आप चलते हैं. जैसे कि अगर आप बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो कई शॉप्स पे आप देखते हो कि वहाँ लिखा रहता है कि नो क्रेडिट, मतलब वो उधारी पे सामान नहीं देते हैं. तो उनकी वो एक पॉलिसी है कि वो ऐसा ऑपरेट ऐसे ही करेंगे. तो उनकी प्लानिंग जो है, उन्होंने मन दिमाग में जो भी प्लानिंग बैठा रखी है कि फ्यूचर में मुझे एक बड़ा शॉप करना है या फिर एक अच्छा मॉल बनाने की कोशिश करनी है. तो ये जो चीज़ है वो तो फ्यूचर की बात हो गई. तो उसके लिए उसको अभी से इस चीज़ों पे फोकस करना है. तो उसकी पॉलिसी भी उससे लाइन अप होकर चलनी चाहिए. मतलब इन शॉर्ट, जो भी आपके एक्शन प्लान है वो आपकी प्लानिंग जो भी आपने की है उसको ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए. इन ऑर्डर ये जितने भी आप प्लान्स बनाते हो या फिर आप पॉलिसीज बनाते हो, प्रोसीजर आप फॉलो करते हो, मेथड बनाते हो अपने, तो ये सब एक्चुअली आपके जो प्लानिंग्स है उसको सपोर्ट करती हैं और आपके ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने में मदद करते हैं. आपके सारे एक्शन प्लान्स, आपके जितने भी एक्शन प्लान्स आप डिसाइड करते हो प्लानिंग में, सब के सब डायरेक्टेड होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ जहाँ पर आप जाना चाहते हो. ओके. नाउ, अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ प्लानिंग इज टाइम.
ठीक है, यहाँ पर एक वक्त को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। प्लानिंग आर ऑलवेज डेवलप्ड फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड एज नो बिजनेस कैन गो ऑन प्लानिंग एंडलेसली। अब यहाँ पे सबसे पहले बोल रहे हैं प्लानिंग कैसे रहती है, टाइम ओरिएंटेड रहता है। यानी कि यहाँ पर एक फिक्स टाइम पीरियड रहेगा। जैसे कि अगर आपको 5 साल का आप सोच के चल रहे हो कि 5 साल बाद मेरी कंपनी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए 5 की बजाय 7 साल लग रहे हैं या 10 साल लग रहे हैं, नहीं। यहाँ पर आपको बिल्कुल टाइम बाउंड में, मतलब अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप क्लास के रैंकर बनो या फिर टॉप करो, तो ये आपको 1 साल में ही अचीव करना है। इसके लिए आप 2-3 साल अचीव नहीं अचीव करने के लिए 2-3 साल नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्लानिंग के अंदर एक टाइम पीरियड बिल्कुल डिसाइड करना पड़ेगा। और कंपनीज का भी ऐसे ही रहता है, जैसे कि साल में प्लान करते हैं कि हम इतनी टारगेट कर रहे हैं सेल्स कार की, तो वो कार सेलिंग में भी टारगेट लेके चलते हैं कि इस साल यानी कि एक टाइम पीरियड, 1 साल यानी 365 डेज, 1 ईयर, ये टाइम पीरियड है। उसके अंदर क्या करना है, उनको सेल्स करनी है 1000 कार्स इंडिया में। तो ये इनके लिए क्या हो गया, एक तरह से टारगेट हो गया जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, जो कि टाइम बाउंडेड है। ओके। प्लानिंग तो करनी है, बट प्लानिंग हमेशा टाइम बाउंडेड रहती है। जैसे कि प्रोडक्शन वाले भी प्लानिंग करते हैं, सेल्स वाले भी प्लानिंग करते हैं। प्रोडक्शन वाले यूं प्लानिंग कर सकते हैं, लाइक सपोज इस मंथ में हमको 500 यूनिट्स फैंस की बनानी है, तो 500 यूनिट्स फैंस की बनानी है, मतलब इस महीने में बनानी है। और अगर नहीं बना पाए, तो आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो कंट्रोलिंग भी रखनी पड़ेगी कि आप 500 फैंस की बात कर रहे हैं, 500 फैंस बनाओगे एक मंथ में, तो आपको कंट्रोलिंग भी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, अदरवाइज इस प्लान का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे प्लानिंग चलती है। नाउ, keeping in mind the time dimension, we can define the planning as setting above the objective for a given time period, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best alternative फ्रॉम द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर ये बात करें कि जो टारगेट जो आपने सेट कर रखा है इतने टाइम में मैं अचीव करूंगा, तो वहाँ पर बेसिकली जब ये अचीव करने की बात आती है, तो आपके पास कुछ चॉइसेस रहती हैं, कुछ ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि आप रैंकर बनना चाहते हो, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। बुक से पढ़ाई करो, ऑनलाइन स्टडी करो, कोचिंग चल जाओ, बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, बट आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, वो बेस्ट बेस्ट चीज़ आप सिलेक्ट करोगे इतने सारे ऑप्शन में से, जो कि आपके टारगेट को सक्सेसफुली अचीव करते हो, जहाँ पे लेस कॉम्प्लिकेशंस हो। ओके। नाउ, यस, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ द प्लानिंग। फीचर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक एक ही चीज़ है। अगर आ जाता है तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पहली फीचर क्या है, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्टिव्स में। कैसे? प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले प्लानिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं ना, टारगेट सेट होते हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर आप सोचो कि ऑब्जेक्टिव ही नहीं, तो फिर प्लानिंग तो आप कर ही नहीं सकते ना। टारगेट होता है कुछ तो आप उसके लिए प्लानिंग करोगे, टारगेट ही नहीं है तो फिर किस तरह की प्लानिंग होगी। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड द मेथड, प्रोसीजर एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपका क्लास में टॉपर बनना आपका एक गोल है, मतलब गोल मतलब कि जब आप स्पेसिफाई नहीं करते हो किसी चीज़ को, जैसे कि आपने स्टेटमेंट बोल दिया कि मैं तो टॉपर बनना चाहता हूँ, तो ये एक गोल है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो आप कि आप कितने साल में अचीव करने वाले हो या क्या अचीव करने वाले हो। बट जब आप इस स्टेटमेंट को चेंज करते हो फ्रॉम कि मैं टॉपर बनना चाहता हूँ, सब बोलना बोलना चाह रहे हो कि मेरे को 99% स्कोर करना है क्लास में। ओके। और साथ ही साथ आप ये बोल रहे हो कि एक साल में मुझे अचीव करना है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिखता है और मेजरेबल है टाइम पीरियड, बिल्कुल आप उसको महीने में काउंट कर सकते हो, बिल्कुल समझ में आता है और अचीवेबल भी लग रहा है कि हाँ ये किया भी जा सकता है। और साथ ही साथ आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मतलब आपके जो परसेंटेज है 99%, दैट इज योर टारगेट जिसको आप अचीव करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप जो भी इस मेथड फॉलो करोगे या प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो प्लानिंग के अंदर, वो उन अचीवमेंट्स को जो भी आपके ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करने के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव होंगे तो ही प्लानिंग होगी, इसका मतलब है ना। बगैर ऑब्जेक्टिव के कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट कह रहा है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब प्राइमरी फंक्शन यानी कि सबसे पहले मैनेजमेंट का फंक्शन ही है प्लानिंग। प्लानिंग सबसे पहले होती है और प्लानिंग को फिर ध्यान में रखते हो बाकी के सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो होते हैं। जैसे कि प्लानिंग के बाद कौन सा आ जाता है, जैसे प्लानिंग के बाद हो जाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, स्टाफिंग हो जाएगा, डायरेक्टिंग हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होगा तो प्लानिंग होगी, आप प्लानिंग करोगे। फिर प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग जो भी आपने की है, जैसे कि अगर कोई कंपनी ने प्रोडक्शन की प्लानिंग की है,
तो प्रोडक्शन की प्लानिंग की है तो उनको पता रहता है कि अब इसको ऑर्गेनाइज करना है, ये तो कागज पे है प्लानिंग, अब इसको ऑर्गेनाइज करना है कि कितने मेरे पास डिपार्टमेंट रहेंगे, कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और वो स्ट्रक्चर जो ढांचा तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग उसी का नाम है, ठीक है, जहाँ पे आप अथॉरिटी और पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। उसके बाद में अब प्लानिंग में अपने को पता है हमको इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, तो उसके हिसाब से स्टाफिंग होगा अगला फंक्शन। स्टाफिंग यानी कि कितने लोगों की आपको जरूरत पड़ने वाली, वो भी प्लानिंग के मुताबिक ही होगा। प्लान मुझे 1000 कार करनी है, उसके लिए 500 एम्प्लॉय की जरूरत है, तो मैं 1000 एम्प्लॉय नहीं रख लूंगा। तो ये सारे फंक्शन इसको ध्यान में रख के होते हैं, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, प्लान्स को कंट्रोल करना भी जरूरी है। मतलब जो भी टारगेट आपने सेट किया है उसको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अचीव करना पड़ेगा, तो वो ही है कंट्रोलिंग। तो ये इसलिए बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन है, मतलब स्टार्ट ही फंक्शन कौन सा सबसे पहला है, प्लानिंग। ओके। सॉरी। नाउ परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या है? परवेसिव प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, है ना, सारे लेवल पे प्लानिंग की जरूरत रहती है। इन ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट अ फंक्शन रिलेटेड टू द टॉप लेवल, बट प्लानिंग इज डन बाय द मैनेजर एट एवरी लेवल. Formation of the major plan and framing of overall policy is the task of top level managers, whereas departmental managers from plan for the respect of the department and the lower level manager make the plan to support the overall objective and to carry day to day activity. तो परवेसिव का मतलब क्या है? हर अलग अलग लेवल पे, टॉप मिडिल लोअर लेवल पे सब लोग अपनी अपनी प्लानिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें इसमें रहता है टॉप लेवल मैनेजर्स का। वो बेसिकली प्लान आउट करते हैं सारी चीज़ें जो करना है, बट वो पास ऑन करते हैं नीचे, वो जो उनके अंडर काम करे, जैसे कि मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल के अंडर आ जाता है लोअर लेवल। तो वो लोग भी जब उनसे सुनते हैं टॉप लेवल से मिडिल वाले, तो क्या प्लान है वो उसको ले जाके अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट्स को बताते हैं, नीचे उनके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको ले जाकर बताते हैं कि क्या क्या करना है। अब अपने लेवल पे वो मिडिल लेवल्स वाले कामों को बांटते हैं, किस तरह से प्लान्स के टुकड़े करने, मतलब कि पूरे साल की प्लानिंग उनको बता दी गई है, तो उनको पता है कि अब 1 महीने की मुझे प्लानिंग करनी है, तो दिया उनको पूरे साल का करने का है। बट वो तो मंथ बाय मंथ चलेंगे ना, तो वो मंथ का टारगेट सेट कर लेंगे, फिर अगले मंथ का टारगेट सेट किया, उसको अचीव किया, फिर थर्ड मंथ का सेट किया, उसको अचीव किया। हो सकता है कि साल में 1000 कारें बनानी हो या 1200 कार्स बनानी हो, तो हर महीने उनको, अगर पूरे साल के एंड में 1200 कारें कारें बनानी है, 1200 कार्स, तो एक महीने में कितनी बनानी पड़ेगी? 100 कार्स। तो वो जो चीज़ है उनके लिए क्या हो जाएगा, एक मंथ का टारगेट हो जाएगा। तो ये चीज़ वो करके चलते हैं। तो यहाँ पे हर लेवल का जो बंदा रहता है वो अपना अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग सेट करके चलता है। और ऑन पेपर कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, वही प्लानिंग क्या करते हैं, अब हर महीने एक रिपोर्ट तैयार होती है और अपने बॉसेस को भेजते हैं, ठीक है। तो इट इज परवेसिव, हर लेवल पे होता है। नाउ प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, कि फ्यूचरिस्टिक होती है, मतलब आगे की सोच कर चलते हो आप यहाँ पे, है ना। तो प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट। ये पास्ट के लिए नहीं होती है, ठीक है, पास्ट में तो जो गलतियां होती है ना वो मदद करती है बल्कि प्लानिंग करने में आगे की। All the managers try to make the prediction and assumption of the future, and their predictions are made on the basis of the past experience of the manager and with the regular intelligent scanning of general environment. तो ये टॉप लेवल का काम है। तो टॉप लेवल क्या करेगा, सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेगा, मतलब कि उसके बारे में सब आपको पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके पता करने पड़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए ही प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट हो सकता है अभी जो लोग नहीं चाह रहे उस तरह की गवर्नमेंट आ गई, तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो कंपनीज है वो डिस्करेज होगी इन्वेस्टमेंट करने में, तो वो प्रोडक्शन की प्लानिंग कम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कम कर सकते हैं। तो आप बिजनेस को बचा रहे हो एक तरह से। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है देश में, तो वो चीज़ भी कंपनीज भी उसको ध्यान में रख के चलेगी। या फिर आपकी कुछ ऐसी कंपनी जो कि मतलब थोड़ी सोशल एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो सकती है। तो फैक्टर कुछ भी हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, बट यहाँ पर हमको आगे की सोच रखकर चलना पड़ती है। तो ये जो पास्ट में जो गलतियां हुई हैं, जैसे कि पास्ट में अतीत आपको सिखाता है गलतियों से, तो यहाँ पर ये जो फ्यूचर लुकिंग है, तो बिल्कुल प्लान आप फ्यूचर में बनाते हो, बाकी उसकी जो हेल्प मिलती है वो पास्ट में जो हुई गलतियां हैं उससे सीख मिलती है, मैनेजर को वो लर्निंग मिलती है जिससे वो फ्यूचर में वो गलतियां रिपीट ना हो। ओके, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एक फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग करते हैं। नाउ प्लानिंग इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग रुकती नहीं है। ऐसा नहीं होती कंपनी की 5 साल में अगर मार्केट लीडर बन गई, टारगेट अचीव हो गया कंपनी का, तो क्या होता है कि कंपनी बंद हो जाएगी? क्या नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी सोचेगी अब मैं और ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पे सक्सेस हो गई हूँ, मैं मार्केट लीडर बन गई हूँ इंडिया में, 5 साल में मेरा टारगेट अचीव हो गया है, तो वो और बड़ा टारगेट सेट करेगी अपने। हो सकता है वो ग्लोबल बनने की कोशिश कर ले, मल्टीनेशनल कंपनी बनने की कोशिश करे। ओके, तो यहाँ पर planning is continuous. Planning is never ending or continuous process, because after making plans
Also, one has to be in touch with the changes of the changing environment and in the selection of the best way. So after making plans, also planner keep making changes in the plans according to the requirement of the company. For example, if the plans is made during the boom period and during execution there is a depression period, then the planners have to make changes according to the conditions prevailing. अब प्लानिंग क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, नेवर एंडिंग रहता है ना, तो चेंज कभी नहीं होगा। मतलब प्लानिंग कैसी, कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको जब वो करना पड़ेगा तो आप जो भी प्लान्स बनाओगे वो चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब कि अगर बदलता है कुछ भी, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी को लेकर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर बूम पीरियड है तो बूम का एग्जांपल दिया था, बूम वो टाइम रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है मार्केट में। तो उस वक्त अपनी प्लानिंग कुछ और हो सकती है, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, और फिर हम ज़्यादा मुनाफा भी कमाते हैं। बट एक ऐसी भी स्थिति आती है जहाँ पे सब उल्टा हो जाता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन वो सिचुएशन है जहाँ पे जॉब चली जाती है, मार्केट में डिमांड खत्म हो जाती है, इनकम लो हो जाती है लोगों की। तो यहाँ पर प्रोडक्शन करके कोई मतलब नहीं है, तो कंपनी अपने प्रोडक्शंस को रोक देती है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। जैसे कि अभी डिप्रेशन अगर आ जाता है, जैसे कि रिसेशन बीच में डिप्रेशन आया था इंडिया में, एक बहुत प्रॉपर नहीं बोल सकते हैं, बाकी एक डिप्रेशन की तो स्थिति नहीं, बाकी रिसेशन जैसा टच जरूर हुआ था, कुछ सेक्टर्स में आ गया था। स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ वगैरह इसकी। तो वो वहाँ पे डिप्रेशन आ गया था, उसकी वजह से कंपनियों ने क्या किया था, प्रोडक्शन अपना रोक दिया था। तो प्लानिंग कंटिन्यूअसली करा जाता है, और मतलब ये रुकता नहीं है, बस चेंजेस होते रहेंगे एनवायरनमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग बस एडजस्ट करके चलते जाओ, है ना, रुकना नहीं है, प्लानिंग कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, कंपनी बंद नहीं हो जाएगी आगे चल के। ओके ना, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अब वो किस तरह से करती है, द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ चॉइस, because in planning function managers evaluate various alternatives and select the most appropriate. बट इफ देर इज वन अल्टरनेटिव अवेलेबल देन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, बेसिकली जब डिसीजन मेकिंग की बात होती है प्लानिंग के अंदर, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं, कि अगर आपको लाइसेंस अगर चाहिए तो ओनली एसटी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आपको मिल सकता है। देन द कंपनी विल हैव नो चॉइस बट टू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी थ्रू एसटीसी ओनली। बट इफ द 4 और 5 इम्पोर्ट एजेंसीज, यानी कि यहाँ पे चॉइसेस की बात की जा रही है। देखो डिसीजन मेकिंग कब होती है प्लानिंग में, जब डिसीजन तो आप तभी लोगे ना, जैसे कि आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आपको टॉपर बनना था, आपके पास में आपने देखा कि आपके पास चॉइसेस क्या है, पढ़ने की बुक्स अवेलेबल है। कोई स्कूल नहीं चल रहा, कोई ट्यूशन्स नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, मान लो सिर्फ आपके पास बुक्स अवेलेबल, तो एक ही ऑप्शन है, तो आप तो वही करोगे ना। कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है वो सब कुछ भी नहीं है आपके पास में ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ रहा है कि नहीं, आप यहाँ पे डिसीजन नहीं लोगे यहाँ पे, तो क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है तो आपको कुछ नहीं है आपके पास में, तो वही करना पड़ेगा जो एक ऑप्शन बचा आपके पास, है ना। तो डिसीजन मेकिंग की तो यहाँ बात ही नहीं है, चॉइस ही एक है। बट अगर चॉइसेस हो तो आप क्या सिलेक्ट करते हो, वहाँ पे अलग अलग के प्रॉस एंड कॉन्स देखते हो। प्रॉस एंड कॉन्स मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग, हर चीज़ देखते हो। जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस अगर देखोगे तो एक इमीडिएटली आपसे बोलेंगे 20,000 रुपये आप हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, तो अब वो कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या करेंगे, हटाएंगे कि उसमें नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है, महंगा पड़ेगा। बुक्स चीप पड़ती हैं, स्कूल्स, हाँ, स्कूल से पढ़ाई हो रही वो कर सकते हैं, तो हम उसको एनालाइज करके चलते हैं कि कहाँ पे कितना है, और उसके बाद हम जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगता है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करोगे, है ना, तभी डिसीजन मेकिंग होती है, जब आपके पास चॉइसेस हो। So then the planners have the evaluate the terms and condition of the agencies and select the most suitable for the company's point of view। तो यहाँ पर वो एग्जांपल में ये बात करेगी, अगर एक ही चॉइस अवेलेबल है तो आपको तो झक मार के वही करना पड़ेगा जो अवेलेबल है, बट अगर चॉइसेस होगी तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। द प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। नाउ ये कई बार केस स्टडी में आता भी है। प्लानिंग क्या होती है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज मतलब कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। प्लानिंग ऐसा नहीं कि आज बैठे हो ना अपन 5-10 मिनट में कर दिया, एक दिन में कर ली, नहीं। इसके लिए जो टॉप लेवल मैनेजर्स है कई बार मीटिंग करते हैं, इनकी कई बार मीटिंग होती है जहाँ पे ये लोग कई बार बाहर से लोगों को, एक्सपर्ट्स लोगों को भी बैठाते हैं पैसा देकर, है ना, उनको भी पे करते हैं। कुछ ऐसी एडवाइजरी फर्म्स है जो कि यही काम करती, प्लानिंग में हेल्प करना वगैरह, एडवाइजरी टाइप देना, गाइडलाइंस देना वगैरह ये सब। तो ये जो कंपनियां रहती है तो ये इस तरह की चीज़ें करती है, क्योंकि इनको एक पूरा ब्लेंड मिलता है, टॉप लेवल मैनेजर सब एक साथ बैठ के सोचते हैं, तो कुछ भी एक लूप होल ना रह जाए, कुछ ऐसी कमी नहीं रह जाए प्लानिंग के अंदर। तो ये सब एक्सपर्ट बैठ के क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए। अब इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग,
दैट इज वाई इट केप्ट सेपरेट फ्रॉम द ऑपरेशनल एक्टिविटीज बाय ट्रेलर्स, है ना। ये टेलर की बात करें ना, साइंटिफिक वाले में पहुंच जाओ, साइंटिफिक में क्या बोला था, याद है, फंक्शनल फॉरमैनशिप, वहां पे क्या था, प्लानिंग और प्रोडक्शन को अलग अलग क्यों कर दिया था टेलर ने एड बॉस स्कीम के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रोडक्शन अलग तरीके से वहां पे दोनों चीजें मिक्स अप हो। वो चाहता था कि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का ही काम देखेगा और प्लानिंग वाला प्लानिंग का ही काम देखेंगे। तो यहाँ पर भी ये कि प्लानिंग अलग से करनी चाहिए, है ना, हमेशा एक सेपरेट डिवीजन होना चाहिए। Now, in planning, assumptions and predictions regarding the future are scanning the environmenting property properly। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि ये जो assumptions और prediction, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड जब आप सोचोगे कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, हो सकता है कंपटीटर आ जाए या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए या फिर गवर्नमेंट गिर जाए हमारी, तो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आप फ्यूचर से सोच रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो अपन प्लानिंग इस तरह से करते हैं। दिवाली फेस्टिवल आएगा इंडिया में, तो अपन इस मंथ में प्रोडक्शन तेज कर लेंगे। तो क्या कर रहे हो, मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो पे बैठ के कि हम किस तरह से प्लानिंग को आगे की तरफ सोच कर पूरी तरह से उसकी प्लानिंग करना, किस मंथ में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। दिवाली पे ये भी हो सकता है कि लोग भाग जाते हैं कई जगह, जो मजदूर लोग हैं, लेबर अपने घर चला जाता है, तो शॉर्टेज भी हो जाती, तो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो पहले ही दिवाली के पहले ही प्रोडक्शन प्लानिंग कर देते हैं। उनको पता है दिवाली आ रही, तो वो तो छुट्टी पे भागेंगे, तो पहले कर देना उसको। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक तरह से मेंटल एक्सरसाइजेस के अंदर आता है। This activity require higher level of intelligence. Secondly, planning involves alternative and evaluation, and the most suitable is selected, and which again require higher level of intelligence, and is the right to call planning as an intellectual process। अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यानी कि रिग्रेस थिंकिंग वाली प्रोसेस, तो यहाँ पर जो भी लोग बैठते हैं प्लानिंग करते हैं वो एक्सपर्ट रहते हैं। जनरली दीज आर द पीपल फ्रॉम द टॉप बी स्कूल्स और द टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। इसी तरह के लोग वहाँ पे बैठते हैं जो कि मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, और वो हर तरह के कई सालों का एक्सपीरियंस रहता है इन लोगों को, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट कर नॉट एग्जीक्यूट बनाने में हेल्प करते हैं। दे फॉर्म द पॉलिसीज एंड एवरीथिंग सो वेल कि मतलब उनको फ्यूचर में जो भी गोल है वह हो सक्सेस हो जाए, मतलब वो उनका जो भी अचीव करना है टारगेट वो अचीव हो जाए। तो यहीं पे इसलिए मतलब बहुत सोच समझ के प्लानिंग करनी रहती है। नाउ आफ्टर दिस, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का, तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, आपको दिशा देने की हेल्प करता है। प्लानिंग इज कंसर्न विद द प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय। प्लानिंग मेक्स क्लियर what employee have to do and how to do. By stating in advance how work has to be done, planning provides direction for action. Employees know in advance in what direction they have to work. This leads to unity of direction also. Now इसको यहीं तक समझो। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, आपका जो प्लानिंग रहता है आपको दिशा दिखा देता है। जब तक आपको कुछ टारगेट नहीं रहता तो आपकी डायरेक्शन ही तय नहीं है, बट जिस दिन डायरेक्शन दे दी, मतलब आपको टारगेट बता दिए गए, तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय टॉप मिडिल लेवल सबका दिमाग का लग जाता है ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब उनको आंखें बंद करके बस एक ही चीज़ दिखती है कि कहाँ निशाना लगाना है, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। जैसे कि सेल्स वालों को बोल दिया कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है, आपको 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है इस महीने में। तो अब वो टारगेट मिल गया उनको, अब वो क्या करेंगे, अब उनको कुछ नहीं, बस उसको अचीव करने जाना है। तो आपको एक इनिशिएट कर देते हैं एक्शन, और इनिशिएट हो जाता है, आपको पता रहता है कि अचीव करना है। तो यहाँ पर जो भी रहता है हाउ वर्क हैज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द एक्शन। तो एक एम्प्लॉय को क्या समझ में आता है, एक एडवांस में समझ जाता है कि मुझे क्या अचीव करना है, मतलब टारगेट उसको पता चल जाते हैं, तभी उसको पता चलता है उसको अचीव क्या करना है और किस तरह से वो काम करेगा। और यहाँ पर फिर सभी को अपने अपने टारगेट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स वाले की बात कर दी, प्रोडक्शन वाले के अपने टारगेट रहेंगे, सेल्स वाले के अपने टारगेट रहेंगे, और हर एक डिपार्टमेंट अपने वे में यूनिक वे में काम करेगा। जैसे कि फाइनेंशियल सॉरी अपना अपना जो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है, तो उनको भी बजट वगैरह सब अलोकेट करने रहते हैं, तो वो भी अपनी प्लानिंग करेगा। तो यहाँ पर एक दिशा मिल जाती है कि उनको कि किस तरह से चलना है। ओके, एक लाइन और कर लेते हैं इसमें। इफ देर वर नो प्लानिंग एम्प्लॉय वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो वही बात होगी कि अगर यहाँ पे कोई प्लानिंग मतलब डायरेक्शन नहीं दिया, मतलब कि अगर आपको टारगेट ही नहीं दिया और बोलते कि जाओ बेचो, इंश्योरेंस बेचो जाके, तो वहाँ क्या हो जाता, वो जाता बोलते कि कुछ टारगेट तो है नहीं मेरे पास, हो सकता है एक दो पॉलिसी बेच देता महीने में, और फिर बोलता कि सर दो बेच दी आपने, तो कुछ बताया नहीं था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है ना। तो वो चीज़ के लिए एक दिशा मिल जाती है, आपको हमेशा डायरेक्शन देने में काम आता है। सेकंड, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होती अनिश्चितता, फ्यूचर से रिलेटेड अनसर्टेन, मतलब कि ये क्या करता है कि फ्यूचर में ये जो रिस्क है, अनसर्टेनिटी
अनसर्टेनिटी एक तरह का रिस्क है जो कि फ्यूचर में छिपा हुआ है, फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। तो प्लानिंग क्या करता है, इस रिस्क को कम करता है, क्योंकि आप बहुत सोच समझ के प्लानिंग करते हो फ्यूचर के लिए, तो इससे जो भी होने वाली भविष्य में होने वाली जो भी रिस्क है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। ख़त्म नहीं कर सकते पूरी तरह से, क्योंकि बिकॉज़ यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, बट ओनली व्हाट वी कैन डू, वी कैन मिटिगेट द रिस्क। आप मिटिगेट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क कंप्लीटली। So यहाँ पे organizers have to face many uncertainties and unexpected situation every day. Planning help the manager to face the uncertain because planner try to foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experiences and scanning of business environment. The plans are made to overcome such uncertainty. The plans also include unexpected risks such as fire or some natural calamities in the organization. These resources are kept aside in the प्लान टू मीट सच अनसर्टेनिटी। तो अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकता है फोर्सिन हो, जैसे कि कुछ ऐसा हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है या फिर फ्लड आ सकते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ हो सकती है एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट कहीं से भी कुछ भी पलट सकता है। तो वहाँ पर हम उसको कम करने के लिए सोच सकते हैं कि किस तरह से हमको प्लान आउट करना चाहिए। ठीक है। अब प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। The organization plans are made keeping in mind the requirements of all the department. The departmental plans are derived from the main organization plan. As a result, there will be coordination in different departments. On the other hand, the manager, non-manager, and the employees are following course of action according to the plan. देन देयर विल बी इंटीग्रेशन इन द एक्टिविटीज। तो यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट की बात हो रही है कि ओवरलैपिंग का क्या काम होता है। ऐसा नहीं होता कि प्लानिंग वाला जो अपना प्रोडक्शन वाला है तो सेल्स का भी काम कर रहा है, प्रोडक्शन का भी काम कर रहा है, मार्केटिंग का भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग प्लानिंग स्ट्रक्चर रहता है और उनको पता रहता है कि ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, वो उनको बता दिया गया है। अब ये लोग अपने अपने लेवल पे अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग हो रही है, मार्केटिंग वाले अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि सेल्स कैसे करेंगे। तो ये हर कोई क्या कर रहा है, अपनी अपनी तरीके से प्लानिंग में लगा हुआ है और उनको पता है कि मेन गोल्स क्या है उनकी कंपनी के, तो उसको डायरेक्शन में ये, यानी कि ये समझ लीजिए अगर मेन ऑब्जेक्टिव है उनका कि 1200 कार्स बनानी है, तो प्रोडक्शन वाले ने समझ लिया कि इस साल मुझे, इस महीने मुझे 100 कारें बनानी है, तो सेल्स वाले ने भी पता उसको भी कि 100 कार का वो कर रहे हैं, तो ठीक है, वो पूछ लेते हैं हाँ ठीक है, तो हम भी 100 की सेल्स करने की प्लानिंग कर लेते हैं, कैसे क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, होर्डिंग, सब प्लानिंग वो करके रखते हैं, कैसे हम ऑर्डर्स लेंगे, सब कुछ। तो वो जो चीज़ है ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती। यहाँ पे हर एक के इंडिविजुअल टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने रहेंगे और उससे क्या होगा, कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ठीक है, तो इससे ओवरलैपिंग नहीं होती, एक डिपार्टमेंट दूसरे का काम नहीं कर रहा होता, हर एक डिपार्टमेंट अपने वे में चलता है प्लानिंग करके। नो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। तो क्या करता है ये, प्रमोट क्या करता है, बढ़ावा देता है नए नए आइडियाज को। तो प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज, बेटर मेथड एंड प्रोडक्ट प्रोसीजर्स for to perform a particular job. Planning processes forces manager to think differently and assume future conditions, so it makes the manager innovative and creative. ये क्या करता है, नए नए मैनेजर्स के दिमाग में आइडिया लगता है। जब आप प्लानिंग करने बैठते हो ना किसी चीज़ के बारे में, एक एकांत में जाके सोचते हो उसके बारे में मीटिंग में, तो आपका ब्रेन आपको नए नए आइडियाज़ निकाल के देता है। तो इससे मैनेजर्स का भी डेवलपमेंट होता है, नए नए आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ वो लेकर आता है। और जो भी मेथड, जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो, उसमें भी कुछ ना कुछ वो बात ऐसी निकल आती है, जैसे कि उसमें आप चेंजेस का आपने कुछ बोल दिया, सर इसको तो इस तरह से किया होता तो ये तो और अच्छे से हो जाएगा। तो ये अलग से आइडिया कहाँ से आता है, जब आप किसी चीज़ पे, प्रॉब्लम पे सोचते हो, जब आप मुसीबत में फंस जाते हो कई बार, तो आप दिमाग चलाने लगते हो, और जब दिमाग चलाने लगते हो तो आपका माइंड आपको नए नए आइडिया देने लग जाता है। ठीक है, तो जब वो नए नए आइडियाज देने लग जाता है आपका माइंड, तो क्या हो जाता है, हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं काफ़ी रिगरसली। तो यहाँ पर क्या होता है, एक इनोवेटिव कुछ नया आपके दिमाग में आ जाता है। एक हो सकता है एक ऐसी चीज़ जो किसी ने सोची भी नहीं और वो आपके बिल्कुल सामने दिमाग में आ गई और वो चीज़ सबको अच्छी लग गई। तो वो जो भी आपका आइडिया है वो कंपनी इम्प्लीमेंट कर देगी, है ना? हो सकता है ऐसा कि इस तरह से पॉसिबल हो सकता है। और आइडिया ऐसा नहीं कि हमेशा टॉप लेवल या प्लानिंग वालों के दिमाग में आता है। छोटे लेवल पे भी कोई एम्प्लॉयी काम कर रहा हो सकता है, उसके माइंड में कुछ आइडिया आ जाए, राइट? तो ये चीज़ हो सकती है, जैसे कि अपन कोलगेट की कंपनी में बात करेंगे तो उसको सेल्स बढ़ानी थी। तो वहाँ के जो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति था, उसके दिमाग में आया कि ये जो होल है, कोलगेट का जो होल रहता है जहाँ से पेस्ट बाहर आता है, उस होल को बड़ा कर दिया जाए, तो उसमें से ज़्यादा पेस्ट बाहर निकलेगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा पेस्ट, और फिर क्या होगा, उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। तो ये आइडिया उसने वहाँ पर दिया। तो आइडिया किसी के भी दिमाग में आ सकता है। तो सोचो, ये जो मैनेजर्स है जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी इन्होंने देखा है कि किस तरह से प्रोसेस होता है। तो
मतलब इनके आइडियाज़ कितने स्ट्रॉन्ग और कितने फिजिबल आइडियाज़ ये लोग देते होंगे, है ना? तो इट गिव्स सम इनोवेटिव आइडियाज़। नाउ प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में मदद कैसे करता है? अभी अपन ने इसकी बात की थी, मैनेजर क्या करता है, अलग अलग डिसीजन मेकिंग कब होती है, जब आपके पास अलग अलग चॉइसेस हो। सो एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस, गोल आप पहले सेट करते हो। प्रिडिक्शन आर मेड फॉर द फ्यूचर, फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हो क्या होगा क्या नहीं हो सकता है। द prediction and goals help the manager to take फास्ट डिसीजन। अभी आपकी जब प्रिडिक्शंस करते हो, जैसे कि अब फ्यूचर से रिलेटेड आपको पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, जब आपको ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो आप डिसीजन मेकिंग में देर थोड़ी करोगे। अगर कंपनी को पता है कि हाँ दिवाली में जाके अपनी सेल्स बढ़ जाती हैं, तो आपको ये डिसीजन लेने में क्या दिक्कत है कि उससे कुछ महीने पहले ही अपन प्रोडक्शन करके रख लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में ऐसा होगा, सेल्स बढ़ती है उस टाइम तो हम प्रोडक्शन करेंगे, है ना? तो इट प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। नाउ प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब ये पॉइंट कौन सा है? प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब प्लानिंग प्लानिंग जब आप कर लेते हो, तो मतलब आपको कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं और उसको अचीव करने की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, मतलब आपको प्लान बनाया तो ऐसा नहीं कि बस बस बोल के छोड़ दिया कि हाँ इतनी कार बनानी है और उसके बाद हम कभी आएंगे नहीं देखने, हम हर महीने जाके चेक करेंगे कि 100 कार बन रही है, कि तो कंट्रोलिंग भी रखना पड़ेगी अपने को, है ना? क्योंकि प्लान का सक्सेसफुल होना आपकी कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 1200 कारें बनानी है साल में, तो आपने डिसाइड कर लिया कि हर महीने में 100 कार बनाऊंगा। अब वो 100 कार पे आपको कंट्रोलिंग तो रखनी पड़ेगी। पता चला एक महीना खत्म हो गया और हमने 100 नहीं 50 कार ही बनाई, तो आपका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो आपने सोचा है कि भाई वो तो मतलब एक साल का जो आपने टारगेट पकड़ रखा है, वो तो कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो सकता। यू कैन नॉट अचीव सच ए काइंड ऑफ टारगेट देन, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर होगा क्या, मतलब नेक्स्ट मंथ में भी बात चलेगी, फिर स्लो स्लो तो एट द एंड ऑफ द ईयर हो सकता है आप 1000 कारें ही बना रहे हो 1200 की जगह। तो ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चले ही नहीं, इससे प्रॉफिट कम होंगे, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो ये सब कंपनी को नहीं चाहिए होता है ना? तो कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट। जो आपने प्लानिंग की है और एक्चुअल बनाया कितना, दोनों को कंपेयर करेंगे। जैसे कि प्लानिंग अपनी 1200 कार की थी और एक्चुअल आउटपुट कितना है, वो उससे कंपेयर करेंगे कि बिल्कुल बराबर बनाया कि नहीं, आपने प्लानिंग में सक्सेसफुल रहे कि नहीं। 1200 मांगी थी, 1200 बना दी साल के एंड में, तो भाई प्लानिंग सक्सेसफुल है। नाउ एंड इफ इज देयर नो वेरिएशन बिटवीन बोथ, देन find out the reason for such a deviation and taking measures to match the actual output with the plan। अब deviation क्या चीज़ होती है, सॉरी इसको यहाँ कर लेते हैं, डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, देखो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कंट्रोलिंग की बात हो रही है, तो कंट्रोलिंग चैप्टर में ये डेविएशन वाला वर्ड आता है, तो उसको यही समझ लो। डेविएशन मतलब होता है कि जैसे कि आपको 1200 कारें का बोला था, बनानी है 1200 कार्स, और आपने कितना बनाया, आपने मान लो 1100 कारें ही बनाई, 100 कारें कम बनाई, तो एक नेगेटिव डेविएशन है। तो यहाँ पर मैनेजर्स को जवाब लिख कर देना पड़ता है। तो डेविएशन इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट, अ रिटन डॉक्यूमेंट, जो आपको एक अपने बॉसेस को लिख कर देना पड़ता है। टॉप लेवल के पास में भी जाती है चीज़ कि क्यों हम अचीव नहीं कर पाए, अलॉन्ग विद द रीज़न। तो ये जो चीज़ें तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। पॉजिटिव मतलब 1200 कारें चाहिए थी, हमने 1400 कारें बना दी। अब ये साबित हो गया कि आपके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन करना भी कभी कभी लेबर्स के लिए या एम्प्लॉय के लिए दुखदाई हो जाता है। तो अगर वो जो टारगेट कंपनी वालों ने सोचा कि इतने बनाते हैं 1200, तो इन्होंने तो अपनी कैपेसिटी अंडर एस्टिमेट कर ली। वो ये मानेंगे कि हमारी कैपेसिटी कैसी थी, हमने अंडर एस्टिमेट कर ली। तो नेक्स्ट टाइम जब भी टारगेट मिलेंगे तो 1200 कार का नहीं मिलेगा, 1400 कार्स का मिलेगा, क्योंकि कुछ तो ऐसा है। वो रीजन पता करेंगे, दे ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, नेगेटिव डेविएशन के लिए भी पॉजिटिव डेविएशन के लिए, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और फिर उस पर वर्क करना शुरू करते हैं कि 1400 कार कैसे बने, क्या रीजंस थे, किस तरह से काम किया जो ऐसा हो गया, है ना? तो ये तो कंपनी की अच्छी बात हो गई, बट नेगेटिव डेविएशन में डांट पड़ती है वगैरह, तो ये चीज़ें वो कंपनी को कम प्रोडक्शन तो नहीं चाहिए। नाउ taking measures to match the actual output with the plant. In case there is no planned output, then controlling of the measure I will have to know base to compare whether the actual output or is adequate or not. For example, if the planned output for the week is 100 units, तो ये पे एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कार्स वाला, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको जो एक्चुअल आउटपुट है जो हुआ है उसको आप कंपेयर करोगे आपके प्लान आउटपुट से, और फिर देखते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग स्टैब्लिश करती है कि स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में क्या स्टैंडर्ड हो सकता है, प्लानिंग में आपने 1200 डिसाइड कर लिया था इतनी कार, तो दिस वाज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो आपको चाहिए। और इसकी एक्चुअल ये जो चीज़ है ये आपका प्लान्ड
आउटपुट आपको चाहिए, प्लान्ड आउटपुट, तो इसके लिए आपको कंट्रोलिंग रखनी पड़ेगी। और जो भी आप करोगे एक्चुअल, जो भी आप बनाओगे पूरे साल में, तो उसको कंपेयर लास्ट साल के अंत में नहीं आएंगे, वो एक एक महीना का देख के चलेंगे कि एक महीने में 100 कार बनाई कि नहीं बनाई, अगले महीने में 100 कार बनाई कि नहीं बनाई, इस तरह से वहाँ पर चलेगा। तो उससे कंट्रोलिंग होती है प्लानिंग के ऊपर। ओके, सो इसके बाद लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग विल बी लुकिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन, थैंक यू। ओके।